हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 का हिंदी पाठमाला से 11 नंबर का पाठ जो है तमिलनाडु, इस पाठ का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, पाठ का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु यह एक राज्य है, स्टेट है जो इंडिया के दक्षिण भाग यानी साउथ साइड में सिचुएटेड है। चलिए, बातों बातों में भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? विच स्टेट्स आर इन द साउथ ऑफ इंडिया? चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तो चेन्नई यह जो सिटी है वह कहाँ की राजधानी है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ चेन्नई? आपको पता है यह तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल है तमिलनाडु की। इस पाठ में तमिलनाडु के प्राकृतिक यानी नैसर्गिक नेचुरल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस लेसन में नेचर के बारे में, कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है तमिलनाडु के। ऐसे पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। इसमें तमिलनाडु के भव्य मंदिर यानी ग्रेट टेम्पल्स, विभिन्न व्यवसाय यानी बिजनेस, कला तथा संगीत मीन्स आर्ट और म्यूजिक आदि के ऊपर हाईलाइट किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे अभी लेसन शुरू हो जाएगा। समुद्र का दृश्य मीन्स ओशन का जो सीन है कैसे दिखता है वहां से, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे वृक्ष। तो तमिलनाडु में समुद्र का किनारा है, इसलिए समुद्र का दृश्य दिखता है। धान के लहलहाते खेत यानी जो खेतों में जो पैडी, जो धान उगता है वह भरे हुए फार्म दिखते हैं। तरह तरह के ऊंचे वृक्ष यानी ऊंचे हाई पेड़, ट्रीज दिखते हैं। हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, हरी भरी मीन्स फुल ऑफ ग्रीन। नीलगिरी माउंटेन्स की जो रेंज है, श्रृंखला यानी रेंज, नीलगिरी माउंटेन की रेंज जो है वह दिखती है। यह है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। तो यह सारी क्या है? तमिलनाडु की विशेषताएं है। क्या विशेषताएं है? समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो यह तमिलनाडु की विशेषता है। आगे देखिए, कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कोकोनट, नारियल यानी कोकोनट, केले यानी बनाना, वृक्ष यानी पेड़ और कतारे यानी रोज। तो तमिलनाडु में आपको कोकोनट और केले की ट्रीज की लाइन रोज दिखाई देंगे। कहीं आम तथा काजू के बगीचे, मैंगो और कैशूनट के गार्डन दिखाई देंगे। कहीं चाय कॉफी के बागानों के से ढकी हुई पहाड़ियों की कतारें। तो कहीं पे तमिलनाडु में आपको टी कॉफी यानी चाय कॉफी के गार्डन जो है, जो बाग होते हैं, उससे जो नीलगिरी पर्वत की जो रेंज है वह ढक गई है उस बागानों की वजह से। चाय कॉफी के बागानों की वजह से नीलगिरी माउंटेन की जो रेंज है वह ग्रीन दिखती है, ढक गई है। कतारें बरबस ही मन मोह लेती है। तो यह इतनी अच्छी सी ग्रीन दिखती है और अपने हमारे मन को बहुत शांति और सुंदरता देती है। जंगल, अभयारण्य तथा उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के पेड़ पौधे और पशु पक्षी। तो तमिलनाडु में फॉरेस्ट भी है, अभयारण्य सेंचुरीज भी है तथा उसमें उस सेंचुरीज में पाए जाने वाले अलग अलग टाइप के ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर दी है। तो ऐसा लगता है कि नेचर ने अपने हैंड से, द नेचर प्रोवाइड दिस ऑल दिस लैंड विथ इट्स ओन हैंड। तो ऐसा लगता है कि नेचर ने अपने हाथ से ये सब कुछ तमिलनाडु को दिया है, जैसे समुद्री किनारा, समुंदर, मैदानी और पर्वतीय एरिया अपने हाथ से दिया है। आगे देखिए, यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ है मीन्स यह तमिलनाडु द्रविड़ लोगों
का नेटिव प्लेस है और उनकी भाषा तमिल है। तो उनकी भाषा क्या है? तमिल। लैंग्वेज कौन सी है? तमिल भाषा यानी लैंग्वेज। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्तिकला तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए, तमिलनाडु को एंशिएंट डेज में जो चोल और चेरा वंश के जो किंग्स थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया है? वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चरल, मूर्तिकला यानी स्कल्पचर और भवन निर्माण यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, हाउस निर्माण। तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, यह जो सारी कलाएं हैं उसको किसने डेवलप किया है? चोल और चेरा वंश के राजाओं ने। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। तो दक्षिण भारत यानी हमारा साउथ इंडिया की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह प्राचीनतम यानी ओल्डेस्ट तथा अनूठी। अनूठी का मीनिंग होता है यूनिक है, ओल्डेस्ट है। प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सुंदरता के दर्शन होते हैं। तो प्राचीन मंदिर, जो ओल्डेस्ट मंदिर है, जो एंशिएंट टाइम के जो मंदिर बनाए गए हैं, तो उसके रूप में हमारे भारतीय संस्कृति यानी हमारे इंडियन कल्चर की अद्वितीय सुंदरता मीन्स यूनिक ब्यूटी दिखाई देती है। अद्वितीय मीन्स यूनिक, सुंदरता यानी ब्यूटी, यूनिक ब्यूटी दिखाई देती है इस प्राचीन मंदिरों से। ये ओल्डेस्ट जो मंदिर है उसमें यूनिक ब्यूटी दिखाई देती है। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है, यहाँ के जो ग्रेट टेम्पल्स है उसकी इंपॉर्टेंस, विशेषता है उनसे जुड़े रथ। क्या विशेषता है? रथ। तो रथ का अर्थ चैरियट, क्या होता है? चैरियट। रथ को क्या कहते हैं हम? चैरियट। तो इस मंदिरों की विशेषता है कि उनसे जुड़े हुए रथ। प्राचीन काल के राजा मीन्स जो एंशिएंट टाइम के जो राजा थे, एंशिएंट टाइम के जो किंग्स थे, राजा थे, वह क्या करते थे? उस टेम्पल के जो रथ थे उसको देवता का रथ मानते थे और अपने हाथ से उस रथ को खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। वह राजा किंग्स जो थे अपने हाथ से उस रथ को खींचते थे, उस चैरियट को खींचते थे और अपना जीवन धन्य मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि भगवान उनको ब्लेसिंग करते हैं। इसी वजह से आज भी आप अगर साउथ इंडिया साइड में जाओगे तो आपको टेम्पल में ईयरली वंस, पूरे साल में एक बार ऐसे भव्य समारोह का आयोजन अभी भी लोग करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी, आप अगर जाओगे तो साल में एक बार वहां पे भी रथ पूजा की जाती है। तो उस टाइम सारे लोग आगे वहां पे रथ खींचते हैं। आगे देखिए, तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। तो तमिलनाडु फ्रॉम फर्स्ट से मीन्स ऑलवेज क्या रहा है? संपन्न, प्रॉस्परस रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। तो यूनान, मिस्र यानी ग्रीस, रोम, यहाँ इस ऐसे कंट्री के जो लोग थे वह व्यापारी थे, मिस्र, जो व्यापार करने के लिए तमिलनाडु में आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तो many foreign travelers have described the prosperity of this state in their travel details. आगे देखिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी यानी कैपिटल कौन सी है? चेन्नई। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल है। तो
तमिलनाडु में अनेक प्राचीन मंदिर, प्राचीन यानी पुराने मंदिर, एंशिएंट टाइम में जो बनाए हुए टेम्पल्स है वह यहाँ पे आपको मिलेंगे। दर्शनीय स्थल है, मीन्स ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे जाके हम विजिट कर सकते हैं। वास्तव में पूरी तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। तो तमिलनाडु को स्टेट ऑफ टेम्पल कहा जाता है। आगे देखिए, मदुरई, कांचीपुरम, मामल्लपुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो सिटीज है मदुरई, कांचीपुरम, मामल्लपुरम, यह जो सिटीज है अपने ग्रैंड टेम्पल के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है यानी फेमस है। कांचीपुरम और तंजावुर स्थित शिव मंदिर, कांचीपुरम और तंजावुर यह जो प्लेसेस है यहाँ पे शिव मंदिर सिचुएटेड है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। तो मदुराई में एक मंदिर है, एक टेम्पल है, उसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर। यह वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। यह टेम्पल बहुत यूनिक है क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर यहाँ का बहुत यूनिक है। कौन सा? मदुराई का जो मीनाक्षी टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर और स्कल्पचर बहुत यूनिक है, अनोखा है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती है। तो टेम्पल के जो दीवारें हैं, दीवारें मीन्स वॉल्स, टेम्पल के वॉल्स के ऊपर बनी गणेश, शिव, पार्वती, नंदी तथा अन्य देव देवताओं की मूर्तियां बहुत यूनिक लगती है, जैसे जीती जागती लगती है। जीती जागती यानी अलाइव दिखती है। तो और बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक यानी अट्रैक्टिव दिखती है। टेम्पल की जो मूर्तियां है जो दीवारों पे लगी है वह अट्रैक्टिव और अलाइव दिखती है। ओके, अकेले कांचीपुरम, आगे देखिए, अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर है, 130 से अधिक मंदिर है। तो सिर्फ कांचीपुरम यह जो सिटी है इसमें ही 130 से ज्यादा टेम्पल्स है, मोर देन 130 टेम्पल्स अकेले कांचीपुरम में है। इसका प्राचीन नाम कंचनपुर था। तो इसका एंशिएंट नेम जो था वह कंचनपुर था तथा यह भारत की सप्तपुरियों में से एक है। यह भारत की जो सप्तपुरियां है उसमें से एक है। कौन सा? कांचीपुरम। ओके, उसका एंशिएंट नाम था कंचनपुर। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाए थे। तो कांचीपुरम के जो टेम्पल थे, टेम्पल मेड बाय किंग ऑफ पल्लव्स, जो पल्लव किंग्स थे उन्होंने बनवाए थे, वह भी 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी में बनवाए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप है। स्तंभ वाले मीन्स जो पिलर होते हैं, पोल्स होते हैं, उसके मंडप है। मंडप का अर्थ है पेविलियस। तो यह जो पिलर्स, जो पेविलियस है, जो बड़े बड़े पहाड़ काटकर बनाए हैं। तो पिलर पेविलियस विच आर मेड बाय कटिंग लार्ज माउंटेन्स। ओके, तो देखिए, तो बड़े बड़े माउंटेन्स को कट करके उन्होंने ये मंदिर बनाए हैं, स्तंभ वाले, पिलर वाले। आगे देखिए, मदुराई में मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। तो मदुराई में जो मीनाक्षी टेम्पल है उसकी हाइट जो है मोर देन 100 फीट है। इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंबे हैं। तो इसका जो मंडप है मीन्स पेविलियस है, वह 1000 कलात्मक खंबे है। उस मंडप में 1000 खंभों पे
आर्ट कलाकृति की गई है। 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट छाट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। तो देखिए 1.5 किलोमीटर पहाड़ियां माउंटेन्स काट छाट कर मंदिर को बनाया है। इस प्रदेश में कारीगर यानी आर्टिस्ट जो है टेम्पल बनाने वाले, उनकी कला तथा परिश्रम यानी हार्ड वर्क एक अनोखा उदाहरण है। यह एक यूनिक एग्जाम्पल है कि कारीगरों ने यानी वह जो वर्कर आर्टिस्ट है उन्होंने क्या किया है, वह पूरा माउंटेन काट के उन्होंने 1 to 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट कर उन्होंने टेम्पल बनाया है। तो उसमें उनका कला मीन्स उनका आर्ट और हार्ड वर्क यह एग्जाम्पल यूनिक है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया जाता है। तो ऐसा मानना है, ऐसे कहते हैं कि जो मीनाक्षी देवी थी उसने अपने ऑन द बेस ऑफ हर करेज एंड द स्ट्रेंथ, साहस यानी करेज, बल, स्ट्रेंथ, इसके ऊपर उसने शिवजी से विवाह किया, भगवान लॉर्ड शिवा से शादी की थी, मैरिज किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का टेम्पल है, तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर है। तो इस प्लेस पे एक साइड में मीनाक्षी देवी का टेम्पल है और दूसरे साइड में सुंदरेश्वर नथिंग बट अ गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर इस टेम्पल के चारों ओर जो 4 राजमार्ग है वहां पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो रथ उत्सव का जो आयोजन होता है organized every year on these 4 highway built around it in the month of Chaitra। तो चैत्र मंथ में, चैत्र मास में क्या करते हैं, यह जो 4 मार्ग है, जो 4 हाईवेज है जो बिल्ड किए हैं अराउंड ऑफ दिस टेम्पल्स, सो वहां पे एवरी ईयर हर साल रथ उत्सव का आयोजन किया जाता है, रथ उत्सव ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आगे देखिए, कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी और रामेश्वरम यहाँ के धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस है। कौन से? कन्याकुमारी और रामेश्वरम, यह रिलीजियस प्लेस है। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। तो रामेश्वरम का जो शिव मंदिर है उसका संबंध यानी उसका रिलेटेड किसके साथ है? रामायण के साथ है। शिव मंदिर का रिलेट किया गया है या शिव मंदिर रिलेटेड टू द रामायण। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। तो ऐसी मानना है, ऐसी धारणा है कि यहाँ पर श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। आराधना यानी वर्शिप्ड, आराधना यानी वर्शिप्ड यानी पूजा की थी। भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड है। मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर के 22 यानी 22 पूल्स है। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंदी महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। तो कन्याकुमारी टेम्पल जो है यह अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, जहां पे ये तीनों सागर आके मिलते हैं, उस पॉइंट को संगम कहते हैं। तो उस पॉइंट पे यह कन्याकुमारी मंदिर है। इसीलिए यहाँ की रेत 3 रंगों की है। इसलिए यहाँ की जो सैंड है वह 3 कलर की है, 3 कलर की बनी हुई है।
मान्यता है कि शिव जी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। तो लोग ऐसे मानते हैं, ऐसे कहते हैं कि शिव जी के साथ विवाह मीन्स शादी न होने के कारण गुस्से में कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई है। तो लोगों की ऐसी धारणा है कि यहाँ की जो सैंड है अलग रंग की, अलग अलग 3 रंग की है, क्योंकि यहाँ पे कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था, क्योंकि उनकी शादी शिव जी के साथ नहीं हुई थी, इसीलिए गुस्से में फेंका था उन्होंने यह। इसी वजह से यहाँ पे सैंड का रंग जो था, कलर है, वह अलग अलग कलर का है। आगे देखिए, वास्तव में रियलिटी में क्या है, रीजन यहाँ पे दिया है। वास्तव में 3 समुद्र का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। तो साइंटिस्ट यानी विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे 3 समुद्र का 3 ओशन एक साथ आए हैं, इसीलिए सैंड का अलग अलग कलर दिखता है। यह साइंटिफिक रीजन है। आगे देखिए, कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक है। तो कन्याकुमारी में सूर्योदय यानी सनराइज का जो दृश्य है, जो सीन है, वह अत्यंत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल होता है। अनेक पर्यटक यानी टूरिस्ट, अनेक पर्यटक यहाँ सूर्योदय देखने के लिए ही आते हैं। तो यह दृश्य आकर्षण से खींचे चले आते हैं। तो पर्यटक यानी टूरिस्ट इस प्लेस पे सनराइज देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, कावेरी नदी ने इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो जो रिवर है कावेरी रिवर, यह कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। तो कावेरी रिवर ने इस तिकोने यानी ट्रायंगल शेप वाले, त्रिकोणे आकार वाले यानी ट्रायंगल शेप वाला जो एरिया है, ये जो प्रदेश है, यह जो स्टेट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। तो इस रिवर का जो वाटर है होल ईयर तमिलनाडु को वाटर प्रोवाइड करता है। इसके वजह से होल ईयर यहाँ पे ग्रीनरी रहती है। द वाटर ऑफ अ रिवर कीप्स तमिलनाडु ग्रीन और हरा भरा थ्रू आउट द ईयर। आगे देखिए, यहाँ की उपजाऊ घाटियां इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ की उपजाऊ घाटियां का अर्थ होता है फर्टाइल वैलीज। उपजाऊ घाटियां का अर्थ है फर्टाइल वैलीज। तो यहाँ की जो फर्टाइल वैली है, यह इस प्रदेश में ऐड करती है टू बी ब्यूटी ऑफ दिस रीजन। एक सुंदर ब्यूटी मीन्स बहुत ब्यूटीफुल वातावरण यहाँ पे ऐड करती है। क्या करती है? उपजाऊ घाटियां यानी फर्टाइल जो वैली है, वो यहाँ पे इस प्रदेश में और भी ज्यादा सुंदरता प्रदान करती है, ऐड करती है। आगे देखिए, नृत्य, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो यहाँ पे जो डांस होते हैं, म्यूजिक होता है, आर्ट है, यह इस लोगों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट देता है। इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह भाग विदेशियों के हमलों से काफी बचा है। तो यह जो आर्ट, संगीत, डांस है, इसे यहाँ के लोगों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। क्योंकि कैसे? क्योंकि यहाँ पे मुख्य कारण है कि यह जो प्रदेश है, मेन रीजन इज दिस पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी मच सेव्ड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ फॉरेनर्स। तो यहाँ पे दूसरे जब विदेशी लोगों ने हमारे इंडिया पे बहुत बार आक्रमण किया था, तो यह भाग, यह जो पार्ट है तमिलनाडु का, यह बहुत सारा भाग बच गया था। इसीलिए यहाँ पे
कल्चर वह अभी तक भी जिंदा है। तो यह मेन रीजन है, क्योंकि यहाँ का भाग जो था विदेशियों के हमले से काफी बचा रहा था। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ आपको इंडियन कल्चर जो है वह हर जगह दिखाई देता है। यहाँ के निवासी सीधे साधे हैं। यहाँ के निवासी यानी जो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, दे आर वेरी सिंपल। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। मीन्स इन एवरी हाउस पीपल यूज टू लर्न कर्नाटक म्यूजिक। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। तो आज विश्व भर में जाना जाता है। तो यह फेमस शास्त्रीय नृत्य यानी यह जो क्लासिकल डांस है यह फेमस है इन होल वर्ल्ड। इसका नाम है भरतनाट्यम। आगे देखिए, इस राज्य में कोडाई कनाल तथा उदगमंडलम यानी ऊटी को क्या कहते हैं, उदगमंडलम प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। तो इस स्टेट में, यह जो तमिलनाडु स्टेट में, यहाँ पे कोडाई कैनाल और ऊटी यह प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। कोडाई कनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। तो कोडाई कनाल पश्चिम घाट पर बसा हुआ है और 7000 फुट उसकी हाइट है और यह बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ की हरियाली यानी ग्रीनरी और तरह तरह के वृक्ष पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटक यानी टूरिस्ट को यह आकर्षित करता है कोडाई कनाल प्लेस, बिकॉज यहाँ पे इसकी ग्रीनरी और यहाँ पे देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, इसलिए सारे पर्यटक का मन यहाँ मोह जाता है। स्थान स्थान पर गिरते झरने झरने यानी वाटरफॉल्स इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता के 4 चांद लगा देते हैं। तो यह जो पर्वतीय स्थल है ऊटी और कोडाई कैनाल, तो यहाँ पे झरने हैं, जगह जगह पे वाटरफॉल्स है। तो इसके लिए वह 4 चांद लगा देते हैं इसकी ब्यूटी में। किसकी ब्यूटी में? कोडाई कैनाल और ऊटी के ब्यूटी में। और भी सुंदर दिखने के लिए गिरते झरने यह 4 चांद लगा देते हैं। पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटन स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं। तो यहाँ पे वर्ष भर यह जो स्थल है, पर्यटन स्थल है, यह ओपन रहते हैं लोगों के लिए। आगे देखिए, प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। तो प्राकृतिक साधने यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल साधने इस राज्य को मिली है नेचर की तरफ से, तो उसको उन्नति के लिए, उसका विकास करने के लिए यहाँ के लोगों का परिश्रम यानी हार्ड वर्क, यहाँ के पीपल का हार्ड वर्क, ईमानदारी तथा व्यवहार कुशल, उनका स्किल, लोगों का विशेष योगदान रहा है। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय है, तो यहाँ के लोगों का बिजनेस देखिए क्या क्या करते हैं। यह लोग नारियल के रेशों से रस्सी बनाना, नारियल के जो पेड़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, तो इससे रेशों से रस्सी बनाना, पायदान यानी मैट बनाना, समुद्री तट पर मछलियां पकड़ना, फिश कैचिंग, धान, गन्ना, कॉफी यानी फार्मिंग करना, ये सारी चीजों की आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियां और कपड़े बुनना। तो यहाँ पे रेशम की साड़ियां भी बुनी जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं। तरह तरह के कामों में व्यस्त रहते हुए भी तमिल वासी बचे समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तो यह लोग इतने कामों में बिजी होने के बावजूद भी वह नृत्य और संगीत के लिए अपना टाइम देते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तमिलनाडु में हिरण, शेर, हाथी आदि जानवरों तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए
6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। तो देखिए तमिलनाडु में 6th सेंचुरीज बनाई गई है टू प्रोटेक्ट डीर, लायंस, एलिफेंट्स आदि एनिमल्स को और जल पक्षी को, जो पक्षी है बर्ड्स है, उसको संरक्षण यानी प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे 6 सेंचुरीज बनाई गई है। मदुराई में मधुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से भी अधिक हिरण है। तो यहाँ पे मधुमलाई का जो अभयारण्य जो सेंचुरी है वहां पे मोर देन 400 डीर पाले गए हैं या रहते हैं। वेदांतंगल स्थित पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। तो वेदांतंगल यह जो प्लेस है वहां पे एक सेंचुरी बनाई गई है जहां पे पक्षी माइग्रेट बर्ड्स आते जाते रहते हैं, वो भी 20 से 30 हजार तक 20 या 30,000 तक बर्ड्स आते जाते माइग्रेट बर्ड्स आते हैं। सचमुच प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा पौराणिक कारणों से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है। तो कल्चर से, हिस्ट्री से यह जो स्टेट है यह यूनिक स्टेट माना गया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा यह लेसन कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जाके देख सकते हो बच्चों। तो चलिए, थैंक यू।